सो थर्मल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2 में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट की और साथ में वाटर इक्विवेलेंस की, साथ में लेटेंट हीट की जो चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, और उसके साथ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी जब दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्सअप करते हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर में हैं तो उनके हीट एक्सचेंज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जिसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं, आज उसकी चर्चा होनी है। इसके साथ साथ मैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करने वाला हूँ यहाँ, और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, इन सब की चर्चा होगी। तो ओवरऑल ये 4 to 5 टॉपिक्स हैं जिनकी आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक हीट के साथ। तो आइए इसको हटाता हूँ और शुरू करते हैं स्पेसिफिक हीट। सबसे पहले चर्चा शुरू करनी है स्पेसिफिक हीट की। मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट क्लास 11th के 3 चैप्टर्स में आने, पूरे थर्मल के पार्ट में आना है। सबसे पहले ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आता है, जिसमें आप स्पेसिफिक हीट की इंट्रोडक्शन समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट है क्या और बेसिकली किस बात को बताता है। जहां आपको ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन को चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, इसी को आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। और स्पेसिफिक अमाउंट यानी 1 किलोग्राम या फिर 1 मोल के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है 1 डिग्री चेंज के लिए, उसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 मोल है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब मास यहाँ यूनिट है या फिर नंबर ऑफ मोल यूनिट है। तो ये तो रहा स्पेसिफिक हीट की इंट्रोडक्शन जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स साथ में आप इसी स्पेसिफिक हीट को रिकॉल करते हैं तो वहाँ आप स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की चर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ मेनली चर्चा गैस की होनी है। और साथ में स्पेसिफिक हीट के 2 अलग अलग टाइप्स, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी, और साथ में किसी भी गैस के लिए उनका जो रेशियो है जिसको आप गामा कहते हो, विच इज़ इक्वल्स टू CP by CV, उसकी चर्चा करेंगे। जब यही टॉपिक फिर से 3rd यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आएगा तो फिर वहाँ आप समझोगे कि अलग अलग गैसेस के लिए और अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस के लिए, लाइक मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, उनके लिए CP और CVs की क्या वैल्यू है और रेशियो का क्या अमाउंट है। साथ में सॉलिड लिक्विड गैस के साथ साथ सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो तीनों ही चैप्टर में ये टॉपिक काम आना है। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्टरी लेवल से शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट, जैसा कि हीट तो आप जानते ही हो, फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट का यहाँ सेंस है, ये रिलेटेड है चेंज इन टेम्परेचर से। ये चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करनी है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। देखिए, केवल हीट कैपेसिटी की बात होगी तो मास हटा देना है, जैसे यहाँ यूनिट मास है, इसकी बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी कि 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। और अगर स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है तो वहाँ यूनिट मास डालना ज़रूरी है। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट आ रहा है तो 1 मोल देना ज़रूरी है। सेंस ये है कि अगर आप किसी को हीट करना चाहें तो आपको पता ही है कि अगर जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर का चेंज करेंगे हीट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। साथ में आपको ये भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा हीट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप रिक्वायरमेंट ऑफ हीट देखें तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, ध्यान रखिए हीट को Q से रिप्रेजेंट किया गया है, क्वांटिटी ऑफ हीट को Q से, क्वांटिटी है यहाँ। साथ में Q मास पे भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी है। इन्हीं को अगर आप यूनिफाई करते हैं और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं
तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है C या फिर S भी लिखा होता है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ m डेल्टा T ये फॉर्मूला बनता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका आपको ध्यान रखना है, Cm डेल्टा T। इसी C को आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस C के लिए फार्मूला देखें तो ये फार्मूला बनेगा Q अपॉन M डेल्टा T। आप चाहें तो इसको डेल्टा Q भी लिख सकते हैं। डेल्टा Q चेंज इन हीट या रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, उसको Q से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डेल्टा T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला कैसे बना वो क्लियर है और C की वैल्यू कितनी है। इसको हटाता हूँ, फिर एक बार इसकी फाइनल डिस्कशन करते हैं। सो ओवरऑल हमने ये दो बातें पढ़ी। अब स्पेसिफिक हीट की बेसिक डेफिनेशन कहाँ से बनी उसको भी एक बार ध्यान ले लीजिए। जब मास, इफ मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में है तो किलोग्राम या फिर ग्राम में है तो ग्राम, और मान लेते हैं आप टेम्परेचर का चेंज भी 1 कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है या फिर 1 केल्विन का चेंज है, इन दोनों में से कोई एक चेंज है। तो जब आप दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है कि C किसके बराबर हो जाएगी, तो डेल्टा Q। यहीं से बेसिक डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी स्पेसिफिक हीट की बात करूँ, स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस। यूनिट मास का मतलब है जिसका मास 1 किलोग्राम हो। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है स्पेसिफिक हीट की। अगर इसी में आप मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/n, जहाँ n नंबर ऑफ मोल हो जाएगा और डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इसको आपको ध्यान रखना है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में स्पेसिफिक हीट को डिफरेंशियल फॉर्मेट में ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/n dQ/dt। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका कि dQ/dt सेम रेशियो को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में, डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और साथ में जनरलाइज जेनरिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रही स्पेसिफिक हीट, बड़ा ही कॉमन सा और सिंपल सा टॉपिक है। कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्पेसिफिक हीट में, जैसे ये तो बेसिक डेफिनेशन है। क्वेश्चन करते वक्त वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज़ आपको मेमोराइज करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो स्पेसिफिक हीट की बात हो रही थी और कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर का, 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है या 1 केल्विन, तो आपको इतने जूल की एनर्जी चाहिए होगी 1 किलोग्राम वाटर के लिए। अप्रॉक्स 4200 कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। आइस की बात करें तो 2100, वेपर की बात करें तो अप्रॉक्स 2000 के आसपास, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 3480। सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाइड्रोजन की होती है, 14400 जूल के आसपास। इसीलिए अगर आप हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं एज ए हीट, मतलब कहीं ना कहीं हीट कंटेन के मामले में, तो ये सबसे ज़्यादा हीट को इनटेक किया रहता है अपने अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट की। अगर बात करें तो वाटर को भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉर्मल किसी भी मटेरियल से वाटर की भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने से हो क्या रहा है, आपने देखा होगा कि जब भी हॉट पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वाटर डालते हैं। उससे क्या होता है, जब आपने पानी को गर्म किया हुआ है तो एवरी डिग्री चेंज के साथ इतना जूल, 4200 जूल की एनर्जी लिंक्ड है। तो जब वो डिक्रीज़ होगा तो वो इतनी एनर्जी एमिट करेगा। तो आपको एक तो काफ़ी टाइम तक वो गर्म रहेगा, दूसरा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा जब वो कूल हो रहा होगा। तो इसीलिए हॉट पैड्स के अंदर वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी भी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। लेकिन जूल में याद रखने से अच्छा है कैलोरी में आप याद करें। ज़्यादातर क्वेश्चंस कैलोरी पे होता है, तो वाटर के लिए 1 कैलोरी,
आइस के लिए 0.5 कैलोरी और वेपर के लिए 0.48 कैलोरी। ये बहुत काम नहीं आता, लेकिन आइस और वाटर काफ़ी काम आते हैं। इनकी वैल्यूज़ को आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हीट की कॉमन वैल्यू। बाकी जैसा क्वेश्चन में होगा आपको गिवन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चन में वैल्यू देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो रही स्पेसिफिक हीट के बारे में कुछ वैल्यूज़ जो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक डेफिनेशन पता लग गई, वैल्यूज़ पता लग गई। अब आपको एक दो स्पेशल पॉइंट मैं आपको इसमें डिस्कस करता हूँ। सो 3 स्पेशल पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्पेसिफिक हीट के बारे में, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहली बातचीत है वो है कि जितनी भी सॉलिड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स के लिए कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो है 25 जूल पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। 25 जूल, मैं मोलर की बात कर रहा हूँ, मोल की, कि 25 जूल पर मोल है जितने भी सॉलिड्स हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल है। इसको बताने वाले डुलोंग एंड पेटिट है। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ आपने पढ़ी भी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ इंडिविजुअल एटम के ऊपर। तो मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम को शो करता है, और वो एवोगैड्रोस नंबर फिक्स्ड है सारे सबके लिए। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी की भी स्पेसिफिक हीट देखी जाए तो पर मोल उनका सेम ही रहता है स्पेसिफिक हीट। यानी कि इसकी डिपेंडेंसी, स्पेसिफिक हीट की डिपेंडेंसी मास ऑफ एटम पे नहीं है, नंबर ऑफ एटम पे है। ये एक इम्पॉर्टेंट डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है जो आपको पता भी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है कि वैसे तो आपने स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट अमाउंट में सुना है। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं या फिर मेटल की बात करूं तो दो बातें करेंगे, एक तो वाटर की और एक किसी भी सॉलिड की या फिर मेटल की। तो अगर सॉलिड की बात करें तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है। और कैसे वेरी करता है? टी की पावर क्यूब टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको डिबाइस टी क्यूब लॉ भी कहते हैं, डिबाइस टी क्यूब लॉ। इस बात के बारे में डिबाई ने बताया था, और आप उसका ग्राफ भी, ये ग्राफ भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इवन सॉलिड्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही माना जाता है, तो सीवी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनिशियली आप देखते हैं क्यूब टाइम्स वेरी कर रहा है, और आगे जा कर के ये कांस्टेंट हो रहा है हाई टेम्परेचर के ऊपर। जहाँ से ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है उसको डिवाइस टेम्परेचर भी कहते हैं, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किसी भी सॉलिड की जो मोलर स्पेसिफिक हीट ली जाती है वो 3R ली जाती है, 3R। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। वाटर का इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम 9R लेते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कितना है। तो सॉलिड का ध्यान रखेंगे 3R एंड वाटर का ध्यान रखेंगे आप 9R। ये दो वैल्यूज़ हैं जो आपको ऑलवेज मेमोराइज करनी है। तीसरा एक और भी पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करूं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये भी 1.008 से 0.998 तक वेरी करता है। हालांकि ये वेरिएशन काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी वेरिएशन होती है। तो इसका ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो आप देखेंगे ये 1.008 से शुरू होकर के वापस राइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, अगर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो 1 आप पढ़ते हो, 1 कैलोरी, ये डाटा कैलोरी में है। तो अगर 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन की बात करें तो वो पर्टिकुलरली जो 1 कैलोरी वाला डाटा है पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ये 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक के लिए वैलिड है। मतलब ये इसी रेंज के लिए ये काम करता है, आइडियली ये इस रेंज पे काम करता है। बाकी हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन में ये ही 1 ही मान करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है जब तक कि ये वाला टेम्परेचर ना गिवन है। तो ये 3 स्पेशल पॉइंट्स, ये दोनों स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड ग्राफ जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी ये 2 स्पेसिफिक रूल ध्यान रखना है कि मास पे ना होकर के नंबर ऑफ मोल, और कांस्टेंट नहीं होता एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर, ये क्यूब 2 टाइम्स वेरी करता है। तो ये 3 स्पेशल पॉइंट आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में ऑलवेज ध्यान रखनी है। सो स्पेसिफिक हीट के बाद
अब वक्त है लेटेंट हीट को समझने का, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो ये स्टेट चेंज से लिंक्ड है, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, जैसे आइस को वाटर करना है या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक है लेटेंट हीट। अगर बात करें इसकी बेसिक डेफिनेशन की तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। फंडामेंटली सोचें, एक और बात का यहाँ आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेट का चेंज कर रहे होते हैं तो स्टेट चेंज के अंदर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो फिर एक बार फिर से कह दूं कि जब भी टेम्परेचर का चेंज या स्टेट का चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता, वो जो भी हीट इनपुट आप दे रहे होते हो वो सारा का सारा हीट कंज्यूम हो रहा होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, जिससे कि पार्टिकल की स्टेट चेंज हो जाती है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होना है, केवल स्टेट होना है। तो जितना ज़्यादा मास होगा, ऑब्वियस है हीट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। वाइल चेंज इन स्टेट, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट। तो इसी की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप L लगा देते हो। तो फाइनली Q का फार्मूला यानी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट का फार्मूला होता है L इंटू एम। जहाँ ये L है इसी को आप लेटेंट हीट ऑफ एनी सब्सटेंस कहते हो, किसी भी सब्सटेंस का लेटेंट हीट। ध्यान रखिए L का फार्मूला है Q बाई एम, यानी कि जब M की वैल्यू 1 है उस वक्त L Q के बराबर है, यानी उस वक्त का Q L के बराबर है। फिर से कहूँ, जब मास की वैल्यू 1 है उस वक्त जो भी Q आपने दिया हुआ है जिससे कि स्टेट चेंज हुआ, उसी Q को आप उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। यानी लेटेंट हीट वो हीट है एक यूनिट मास के लिए जो कि स्टेट चेंज करने में लगी है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता लगा, फॉर्मूला आपको पता लगा। अभी तक आपने दो फार्मूलाज पढ़े हैं। स्पेसिफिक हीट में एक फार्मूला पढ़ा आपने CMT या फिर डेल्टा टी, ऐसे ही Q का एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है M इंटू L। ये दोनों ही फार्मूलाज बड़े ही इंपॉर्टेंट है थर्मल में या थर्मोडायनेमिक्स में। जहाँ भी टेम्परेचर का चेंज होगा वहाँ CM डेल्टा टी, जहाँ भी स्टेट का चेंज होगा वहाँ M इंटू L। ये दोनों फार्मूलाज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन पता लगी लेटेंट हीट की, और ये कैसे आया ये पता लगा, और दोनों फार्मूलाज के बारे में पता लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। वैसे तो क्वेश्चन में लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन होती है जिस भी सब्सटेंस की बात होगी, पर फिर भी अगर वाटर के केस में बात करें तो दो स्टेट चेंज लाइक फ्यूज़न होना, आइस से वाटर बनना, इसे फ्यूज़न कहते हैं, उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, और वाटर से वेपर बनना उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। एक है अगर हम CGS में बात करें सॉरी MKS में बात करें सबसे पहले, तो आपको पता है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, और अगर वेपराइजेशन की बात करें तो 22.5 इंटू 10⁵ है। कैलोरी में बात करें CGS में तो 80 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है और 540 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। मैं इसको हटाता हूँ और एक बार लिखता हूँ वैल्यू। सो ये वो दोनों वैल्यूज़ हैं 3.3 इंटू 10⁵। इससे ज़्यादा काम 80 कैलोरी वाले का आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वेपराइजेशन की बात करें तो 22.5 इंटू 10⁵, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 540 कैलोरी पर ग्राम है। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं CGS फॉर्म में। तो आपको हालांकि दोनों ध्यान रखना है, नहीं भी ध्यान है तो एटलीस्ट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। और बाकी क्वेश्चन में भी कई बार गिवन होता है, ज़्यादातर तो गिवन ही होता है। तो आई होप कि लेटेंट हीट के बारे में पता चला और आपको दोनों वैल्यूज़ पता लगी। बाकी फिर हम आगे कैलोरीमेट्री में इसको और डीपली यूज़ करेंगे और समझेंगे। अब बात आती है चेंज ऑफ स्टेट की, कि आखिर स्टेट का चेंज क्या है और किस तरीके से है। तो मैं स्टेट चेंज के रिगार्डिंग एक और बात आपको बता दूं इसे हटा करके। सो जब भी बात चेंज ऑफ स्टेट की करेंगे यानी स्टेट चेंज की करेंगे तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने डिस्कस करी थी, मैं दोबारा आपको रिकॉल करा दूं कि जब आप स्टेट का चेंज करा रहे होते हो उस वक्त जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो हीट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता, वो सिर्फ
पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा होता है जिससे कि पार्टिकल स्टेट चेंज रहे। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली भी कई बार प्रूफ करने को आता है, जो लैब्स में आप करते हो कि एक थर्मोमीटर लगाया और एक आइस को लिया और मेल्ट कराना शुरू करा दिया। तो आप थर्मोमीटर डालेंगे, देखेंगे जीरो का जीरो ही रहेगा जब तक कि एंटायर आइस वाटर नहीं बन जाए। ऐसे ही जब वेपराइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता हो, आप देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस है तो तब तक 100 ही रहेगा जब तक कि वो एंटायर अमाउंट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसी एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद अगर एक ग्राफ प्लॉट करो, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो आप देखेंगे मान लिया आपके पास आइस प्रेजेंट है, आइस और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से एक स्पेसिफिक T1 टाइम तक, जब तक कि सारा का सारा आइस वाटर नहीं बन जाता, टाइम तो बढ़ रहा होगा लेकिन टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही ये वाटर बना, अब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ना शुरू होगा। इस प्रोसेस को आप कहते हो मेल्टिंग, यानी कि ये मेल्टिंग हो रही है, फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूज़न। जैसे ही 0 डिग्री आया, अब यहाँ वाटर बना, ये एंटायर वाटर है, इस वाटर का टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। ये एक स्पेसिफिक T2 टाइम तक धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अब यहाँ से वेपराइजेशन शुरू हो जाएगी। अब जब तक ये वेपराइजेशन हो रहा होगा तब तक इसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टाइम T3 हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही सारा का सारा वाटर स्टीम बन जाएगा, अब स्टीम बनने के बाद फिर से उसका इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ये ग्राफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसको आप बचपन से देख रहे हो। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ स्टेट, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो स्टेट चेंज में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वाइल चेंज ऑफ स्टेट कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वहीं का वहीं हो जाए उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होता है। तो ये लेटेंट हीट था और साथ में चेंज ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था जिसमें आपने ग्राफ स्टडी करी। तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद वक्त है डिटेल में कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जानने का। तो आइए कैलोरीमेट्री शुरू करते हैं। सो कैलोरीमेट्री की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां आप हीट का मेजरमेंट करते हैं, कितना हीट गया, कितना आया, कितना ट्रांसफ़र हुआ। जहाँ भी हीट की मेज़रमेंट की बात की जाए जिस ब्रांच में फिजिक्स की, उसे आप कहते हैं कैलोरीमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको लॉ ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं, ये कहता है कि जब भी आप वाइल मिक्स अप टू सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, जब भी आप दो डिफरेंट बॉडीज़ को आपस में मिक्स करते हैं सब्सटेंस को, तो एक मान लिया उसमें गर्म है और एक ठंडा है, तो हॉट बॉडी कुछ ना कुछ लूज़ करेगा, कोल्ड बॉडी कुछ ना कुछ गेन करेगा। तो जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, मान लिया कुछ लॉस और गेन करने के बाद, तो एक जितना लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा। निहायत ही कॉमन सेंस है। एक ने जितना लॉस किया दूसरे ने उतना ही गेन किया। हाँ, कंडीशन ये है कि सराउंडिंग में कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए, यानी ये एक आइडियल स्टेट है। वैसे ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ सराउंडिंग भी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन आइडियल केस की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक का हीट लॉस दूसरे के हीट गेन के एग्जैक्टली बराबर है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। तो डेफिनेशन बड़ा ही इजी है कि अंटिल या व्हेन इट कम्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, हीट लॉस बाय हाई टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये बेसिक डेफिनेशन थी और कैलोरीमेट्री आपने समझ लिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में। ये तो आपको समझ आ गया कि लॉस और गेन को आप कैसे इक्वेट करेंगे। अब इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कोई दो बॉडीज़ हैं तो आप जब वो कॉमन टेम्परेचर में आ गए तो एक का हीट लॉस निकालिए, दूसरे का हीट गेन, और दोनों को इक्वेट कर लिए। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक, ताकि आपको पहले बेसिक वाला माहौल पता लग जाए। मान लिया हमारे पास एक वाटर है और वाटर है कुछ 20 ग्राम के आसपास, और इस 20 ग्राम का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। और एक और कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ये है 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस।
इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। अब जब मिक्सअप करेंगे तो पूछा जाएगा कि फाइनल कॉमन टेम्परेचर बताइए, फाइनल कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। टाइप 1 से बहुत बेसिक शुरुआत करते हैं, इसके बाद मैं आपको चेंज ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो अब अगर ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है तो ये इसका कुछ बढ़ेगा और इसका कुछ घटेगा। मान लेते हैं जो कॉमन टेम्परेचर है वो T है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ स्टेट का चेंज तो है नहीं, वो मैं दूसरे न्यूमेरिकल में बताऊंगा। मान लेते हैं कि यहाँ केवल मानना क्या है वो तो आप देख ही रहे हो कि दोनों ही वाटर स्टेट है, तो ये राइज होगा और ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब सिर्फ जो हीट का लॉस होगा उसमें टेम्परेचर का चेंज आएगा, यानी यहाँ स्पेसिफिक हीट जैसा कुछ सोचना है। तो सबसे पहले इसका ये कम वाला है तो ये गेन करेगा, तो अगर आप हीट गेन निकालिए, अगर आप हीट गेन तो आप ये कह सकते हैं M1 C1 और डेल्टा T1। इसके बारे में अगर इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो ये है 20 ग्राम। आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर कैलोरी में है तो 1, क्योंकि ये भी वैल्यू ग्राम में दी हुई है, तो C1 की वैल्यू 1 और डेल्टा T1 का मतलब फाइनल टेम्परेचर T जो कि 10 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो आप हाई माइनस लो कर लीजिए, सो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T-10। ये तो हो गया हीट गेन। आई होप आपको समझ आया। ऐसे ही अगर सेकेंड बॉडी का हीट लॉस अगर आप निकालें तो हीट लॉस के लिए आप लिख सकते हैं M2 C2 और डेल्टा T2। मास, सेकेंड मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ये भी वाटर है तो हो जाएगा 1, और टेम्परेचर का चेंज क्योंकि इसका डिक्रीज होने वाला है तो इनिशियल ज़्यादा होगा, तो आप ज़्यादा में से कम को माइनस कर सकते हैं, यानी 80 - T आप कर सकते हैं। तो ये रहा हीट का गेन, ये हो गया हीट का लॉस। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो 20 × 120, तो ये हो जाएगा 20T - 200। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो ये तो 20 ही है, 20 का T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20T और -200, ये ठीक बराबर हो जाएगा इसके, यानी ये हो जाएगा 100 × 80, यानी कि 80 × 8 ये हो जाएगा 8000 और -100 को T से करेंगे तो 100T। मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई। सो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब जब आपने लेफ्ट साइड यहाँ, राइट साइड यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगा करके इक्वेट किया, ये 100 इधर आएगा, माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, तो 100T + 20T, तो आपको पता है 120T। ये 200 माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8000 + 200 8200, यानी T विल बी इक्वल्स टू 8200 डिवाइड बाई 120, 0 से 0 गया, और 12 × 82, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा एंड 72 आ जाएगा, तो 6 और 10 बचा 100, तो 12 × 8 यानी 68, 96 आ गया, 4 0 40 36, यानी 68.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा कॉमन टेम्परेचर जो आपने निकाला सीखा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपने एक का गेन दूसरे का लॉस निकाला और दोनों को इक्वेट किया, और दोनों को इक्वेट करने के बाद कॉमन टेम्परेचर आ गया। ये तो रहा वेरी फर्स्ट केस। लेकिन इसमें ये तो आपने को मैंने केवल वाटर टू वाटर बताया, कई बार स्टेट चेंज भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो आई होप कि आपको बेसिक वाली बात समझ आ गई। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें स्टेट चेंज भी देख लेते हैं और कुछ स्पेशल बातें भी इससे और जान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आइए एक चेंज ऑफ स्टेट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसको मिक्स कर दिया 2 ग्राम ऑफ वेपर से जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपसे पूछा जाए फाइनल टेम्परेचर बताओ, फाइनल टेम्परेचर। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर में टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा, ये वेपर से कन्वर्ट होकर के, स्टीम से कन्वर्ट होकर के वाटर बनेगा, और फिर इसका टेम्परेचर लूज होना शुरू होगा। तो देखा जाए तो ये कितना गेन करने वाला है
उसको देखें तो आप कह सकते हैं M1L1, ये तो स्टेट चेंज है, फिर M1C1 और डेल्टा T1, ये हो जाएगा गेन जो ये टेम्परेचर के चेंज से होगा। तो इन दोनों का सम ये गेन करेगा। ये कितना लॉस करेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं M2 टाइम्स ऑफ L2 और प्लस M2C2 और डेल्टा T2। ये मैंने एक साथ ही लिख दिया है और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा करके दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये 10 ग्राम है, तो 10 × 80 हो जाएगा और प्लस इसी 10 ग्राम का जब स्पेसिफिक हीट लगाएंगे, क्योंकि ये वाटर बन चुका है, तो 1 कैलोरी यूज़ करेंगे। और मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर फ़िलहाल T है और इनिशियल तो आइस था, तो आपको पता ही 0 ही है, तो T - 0 हो जाएगा। इसको आप समाप्त करोगे इस 2 ग्राम के साथ, तो आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है 540 कैलोरी, तो आपने 2 × 540 कर लिया और प्लस 2 × ये स्पेसिफिक हीट तो अभी भी 1 ही है और T2 की वैल्यू हो जाएगी 100 - T। 100 - T क्यों? क्योंकि आपको आइडिया तो है ही कि 100 - T इसलिए क्योंकि शुरुआत में 100 था और फिलहाल T है, कॉमन टेम्परेचर T है। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 800 + 10T ठीक बराबर हो जाएगा 2 × 540। आप जानते हैं 1080 होता है, 1080 + 2 × 100 यानी कि 200 और माइनस 2T। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 1280 आ जाएगा। 1280 में से 800 इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 10T + 2T 12T आप लिख सकते हैं विल बी इक्वल्स टू, ये 800 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 1200 में से 800 माइनस हुआ तो 480 बच जाएगा, यानी कि T = 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, ये मैंने एक रफली आइडिया देने के लिए बताया है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई कि जहाँ स्टेट चेंज भी होगा वहाँ आपको क्या क्या टेक्निकलिटी रखनी है, दोनों चीज़ों को गेन लगाना है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगानी है और आपको इसको सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से जैसा मैंने बताया है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब आप इसको इसके साथ लिंक किया है तो एक राइट प्रोपोर्शन है, तभी ये स्टेट चेंज हो पाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज कि ये 10 ग्राम होता और ये 2 की जगह 1 हो जाता, तो ये 1 ग्राम सफिशिएंट नहीं होता इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे 1 ग्राम के पास 540 कैलोरी है, ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मान लिया 1 ग्राम ऑफ वेपर है, अब 1 ग्राम ऑफ वेपर जब स्टीम से वाटर बनेगा तो 540 कैलोरी लूज करेगा और इस 10 ग्राम को 800 कैलोरी केवल स्टेट चेंज होने के लिए चाहिए। तो 540 इसके पास है जब ये स्टेट चेंज करे, और फिर अगर ये 100 से 0 पे आता है और है सिर्फ 1 ग्राम, तो 1 कैलोरी के हिसाब से 100 ग्राम और यानी कि 540 और प्लस 100 ग्राम, अगर ये 1 ग्राम होता तब की बात कर रहा हूँ, तो जब स्टेट चेंज करता तो इतना लूज करता और 100 से 0 पे आता तो 100 लूज करता, यानी इसके पास टोटल 640 कैलोरी की एनर्जी है टोटल एक्स्ट्रा इस आइस से, और इस आइस को स्टेट चेंज करने के लिए 800 चाहिए। तो ये सफिशिएंट ही नहीं है कि इसका स्टेट चेंज करा पाए। ऐसे में ये आइस का आइस ही रह जाएगा, आइस वाटर का एक मिक्सचर बन जाएगा। जितनी एनर्जी है 640 उसके हिसाब से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उतना, लेकिन एंटायर अमाउंट नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे समझें, इसका एक शॉर्टकट भी है, वैल्यू को देख करके एक सही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, आप ओरली ही अंदाज़ा लगा लें और एक मिक्सचर बता दें। कई बार मिक्सचर में भी पूछा जा सकता है कितना % वाटर का है, कितना आइस है बचा हुआ है या मेल्ट हो गया है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ। बाकी कैसे पता करेंगे कि मिक्सअप के बाद टेम्परेचर राइज होगा, वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में तो सेट हुआ, पर और क्वेश्चन में सेट हो चाहे ना हो, इसके लिए क्या चेक करना ज़रूरी है, उस पॉइंट की एक बार चर्चा कर लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो आइए वो स्पेशल बातचीत आपको बताऊँ यहाँ पे। बात हो रही थी वाटर वेपर मिक्सचर की,
आइस, वेपर या फिर जो भी है, तीनों स्टेट के मिक्सर की। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मान लेते हैं एक आइस है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जब ये स्टेट का चेंज करेगा, स्टेट चेंज, तो इसके लिए अगर वो 1 ग्राम है तो 80 कैलोरी चाहिए। आप ध्यान दीजिए। और फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंचने तक का जो सफ़र है, इसके लिए इसको 100 कैलोरी और चाहिए। समझिए बात को। अगर मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम की, तो जब ये स्टेट चेंज करेगा तो इसको 80 कैलोरी चाहिए। और फिर टेम्परेचर चेंज करने के लिए एवरी 1 डिग्री पे 1 कैलोरी, तो 100 के लिए 100 कैलोरी। यानी कि अगर 1 ग्राम का सफ़र देखें तो आइस से वाटर तक का पहुंचने का सफ़र 100 प्लस 80 यानी 180 कैलोरी, 180 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। और अगर इसी में 1 ग्राम ऑफ मैं वेपर की बात करूं, तो अगर ये स्टेट चेंज करता है तो इसके पास 540 कैलोरी की एनर्जी है। 5 कैलोरी मतलब कुछ ऐसा समझिए कि इस आइस भाई साहब को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 180 रुपीज़ चाहिए, और ये भाई साहब यहाँ से जब कन्वर्ट होंगे तो इनके पास 540 रुपीज़ है। तो ये ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल्स को यहाँ बुला सकते हैं, 180 एक का, और इनके पास 540 है, तो 180 प्लस 180 360 प्लस 180 540। यानी कि अगर 3 पार्टिकल हों और ये 1 हो, 3:1, 3:1 हो, अगर रेशो 3:1 हो, एग्जैक्टली 3:1, तो ये आइस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाएगा। यानी ऐसे में फाइनल जो टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 3:1 से ज़्यादा हो, मान लीजिए ये 4 है, 3 से ज़्यादा है, तो 4 का मतलब 4 के हिसाब से रिक्वायरमेंट 720 कैलोरी की होगी, और इसके पास सिर्फ 540 ही है, तो ये कहीं बीच में आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हो सकता है अगर 4 हो तो 320 कैलोरी स्टेट चेंज के लिए चाहिए, और 540 इसके पास है, तो स्टेट चेंज तो हो जाएगा, लेकिन बीच में कहीं लाई करेगा, 100 तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी अगर 3:1 से ज़्यादा का रेशो है तो ये फिर 100 डिग्री नहीं रह जाएगा, 3:1 पे 100 पहुंच जाएगा। 3 से अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर बीच में कहीं लाई करेगा। अब मान लीजिए एक और सिचुएशन सोचिए, यानी हमने 100 की कैलकुलेशन कर ली 3:1 पे, 3 से ज़्यादा है, यानी अगर रेशो जो है वो 3:1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, मोर देन अगर 3:1 है तो कहीं 0 डिग्री टू 100 के बीच में लाई करेगा। इसको कंक्लूड करेंगे फाइनली। अभी आप सिर्फ एक बात समझिए कि 3 पार्टिकल होते तो फाइनल टेम्परेचर 100 होता, 3 से ज़्यादा है तो 100 नहीं पहुँच पाएगा, कहीं बीच में होगा, और 3 से कम है, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए सिर्फ 2 ही होता तो 2 को तो सिर्फ 160 चाहिए, और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पता ही है कि 80 × 80 160 तो ये चाहिए, और साथ में अगर 2 पार्टिकल हैं तो 200 ये चाहिए, तो 360 के आसपास चाहिए, और इसके पास एनफ है। यानी वेपर और वाटर का मिक्सचर बनेगा, कुछ तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो अगर 3:1 से कम है तो वाटर वेपर मिक्सचर टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस, 3:1 है तो फाइनल टेम्परेचर 100, 3:1 से ज़्यादा है तो फिर बीच में कहीं आएगा। अब मान लीजिए एक दूसरा सिनेरियो सोचिए, इसी सिनेरियो में एक और बातचीत आपको जो समझनी है कि अगर मान लिया रिवर्स चलाएं इसी को, तो रिवर्स चलाने का मतलब ये है कि 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए के पास तो 540 तो स्टेट चेंज करेगा तब लूज करेगा, और अगर ये यहाँ से भटकता हुआ यहाँ खुद पहुँचा तो 100 कैलोरी और लूज कर देगा। तो 540 प्लस 100 यानी टोटल 640 कैलोरी है इसके पास। अगर ये यहाँ से आइस तक पहुँच जाए, या फिर आइस नहीं 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, तो 540 कैलोरी तो ये स्टेट चेंज में लूज़ करेगा, और यहाँ से 0 तक पहुँचने के लिए 100 कैलोरी और लूज़ करेगा, क्योंकि ये 1 ग्राम है, इसका ध्यान रखें। तो टोटल इसके पास जो है वो है 640 कैलोरी। अब 640 कैलोरी टोटल है इसके पास, और
1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्जन के लिए 80 चाहिए, तो ऐसे ऐसे कितने लोग कन्वर्ट हो सकते हैं? 1 ग्राम को 80 चाहिए और टोटल 640 है, तो 8 इंटू 8, कहीं ना कहीं 8 पार्टिकल्स जो होंगे वो 1 ग्राम ऑफ आइस से कन्वर्ट हो सकते हैं, और कन्वर्ट होके फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी हमें ये बात समझ आई कि 8:1 का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 8:1, अगर 8 से ज़्यादा है तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आइस बच जाएगी, क्योंकि 8 तक की तो एनर्जी इसके पास अवेलेबल है, 8 से ज़्यादा की एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी अब आप फिर से समझिए, 8:1 से 0, 3:1 पे फाइनल टेम्परेचर 100, 3:1 से कम है तो वेपर वाटर का मिक्सचर, 8:1 से ज़्यादा है तो आइस का मिक्सचर। अब आप ये टेक्निकल पॉइंट समझ चुके हैं, मैं इसी को एक बार समराइज करता हूँ ओवरऑल इसको हटा करके, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। सो आइए एक बार फिर से डिटेल में समझिए। बहुत ही आसान है, अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे, कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप एक बार फिर से इसको सोच लेंगे, आप खुद से भी ये निकाल सकते हैं। एक बार फिर समझिए, एक तरफ मैंने कोल्ड और एक तरफ हॉट रखा है। अगर 1:1 है, कोल्ड वर्सेस हॉट का है, 1:1 है या 2:1 है, तो वाटर मिक्सचर होगा वाटर और वेपर का, क्योंकि इस ये हॉट वाला 1 है और ये भी 1 है, तो इसके पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये भी कुछ इसमें से कन्वर्जन हो जाएगी, ओवरऑल वाटर वेपर का मिक्सचर ही रहेगा। अगर ठंडी चीज़ 1 से 3 तक पहुंच गई, कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई, तो यहाँ तक आते आते टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो स्टेट बचेगी वो होगी वाटर। कौन सी स्टेट होगी? तो वाटर ही होगी, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर? 100 के ऊपर। अगर 3:1 से 8:1 तक के बीच की देखें तो इसमें 100 से 0 के बीच में कहीं टेम्परेचर लाई करेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं, 3:1 और 8:1 के बीच में, इसके बीच में कहीं है। अगर रेशियो ठंडी चीज़ 3:1 से 8:1 के बीच में है तो टेम्परेचर भी 100 से 0 के बीच में है। जैसे जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें 10 ग्राम आइस लिया और 2 ग्राम वेपर लिया, तो 10 वर्सेस 2 का मतलब 5:1 आया, इसके बीच में आया, तभी टेम्परेचर आपने देखा 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इसके बीच में था। अब इसी से आपको चेक कर लेना है कि अगर 3:1 8:1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 8:1 तक अगर है, एग्जैक्टली 8:1 है, तो आप ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसकी भी जो स्टेट होगी वो है वाटर, क्योंकि 100% सारा का सारा आइस जो 8 में है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर 8 से ज़्यादा है तो आप ध्यान रखेंगे मिक्सचर ऑफ वाटर आइस हो सकता है या केवल आइस हो सकता है, ये दोनों स्टेट पॉसिबल हैं अगर 8:1 से ज़्यादा है तो आई होप कि आपको ये सारी बात पता लग गई। इसका रेसिप्रोकल भी पढ़ा जा सकता है, 1:3 1:8, बस चेंजेस आ जाएंगे। डिपेंड करता है, अगर आप ठंडी चीज़ को इधर रख रहे हो तो 3:1 कहोगे, गर्म चीज़ को इधर रख रहे हो तो 1:3 कहोगे, अलग अलग आपके हिसाब से। और ये आपको खुद सोच करके दिमाग में बिठा लेना है ढंग से, ताकि चेंज ऑफ स्टेट से जो क्वेश्चंस आए या कैलोरीमेट्री से जो क्वेश्चंस आए उनको आप अच्छे से कर सकें। तो आई होप कि ये टेक्निकलिटी और टेक्निकल पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इस पे आपको विचार करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ढंग से खुद सोचेंगे आप, आइडिया आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये रही बातचीत स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, जिसको हमने समझा ओवरऑल। अब वक्त है कि स्टेट चेंज के ऊपर या फिर टेम्परेचर चेंज के ऊपर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट आता है, इसकी चर्चा करनी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में ट्रिपल पॉइंट वगैरह से रिलेटेड चर्चा है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बातचीत करते हैं, जो कि आखिरी कंटेंट है आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो आइए शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो बात जब प्रेशर की हो कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो देखिए इसमें दो ग्रुप हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप मेल्ट करो तो उनके पार्टिकल दूर चले जाते हैं। एक ग्रुप ऐसा भी होता है कि जिनको अगर आप मेल्ट करो तो पार्टिकल करीब आ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दो ग्रुप होती हैं। सबसे पहले तो मैं जैसे पैराफिन वैक्स की बात करूं या सल्फर की बात करूं, तो
तो इनकी कहानी ऐसी है कि ये जो मटेरियल हैं वो एक्सपेंड करते हैं, ये जो एक्सपेंड करते हैं। तो अगर आपने प्रेशर दे दिया इनके ऊपर, दबा दिया, तो ये एक्सपेंड हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी अंदर से, ताकि आपके प्रेशर के अगेंस्ट काम हो सके। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों? क्योंकि इनको एक्सपेंड होना था और आपने प्रेशर लगा दिया, एक्सपेंड होने ही नहीं दिया। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे मटेरियल जैसे पैराफिन वैक्स है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्सपेंड करते हैं मेल्टिंग के वक्त। तो इनको अगर आपने प्रेशर लगा दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। इनको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे। अब बात करते हैं ऐसे ग्रुप्स की जो इनके पार्टिकल मेल्ट करने पे करीब आते हैं, जैसे आइस। आपको पता है कि आइस की मैक्सिमम जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और 4 डिग्री सेल्सियस से और नीचे ले जाते हैं तो पार्टिकल और एक दूसरे से दूर जाते हैं क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर की वजह से। तो दूर जाने का मतलब है, अगर आप इन्हें कहीं फोर्सफुली प्रेशर लगा के आपने इसको दबा दिया, करीब आ गए, तो फटाफट ये आइस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ, यानी कि ये इनका स्टेट चेंज हो जाएगा। यानी कि आइस की बात करें, बिस्मथ की बात करें, कास्ट आयरन की बात करें, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर आप मेल्ट करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं, ऑब्वियस है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक खूबसूरत सा इफेक्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट अप करने से अगर आपको लग रहा है कि आइस कन्वर्ट हो रही है, तो प्रेशर दे करके और पहले भी आप इसको कर सकते हो, पहले भी वो माइनस में भी वो मेल्ट कर सकता है अगर आपने प्रेशर लगा दिया तो। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना भी है जिसको रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन री प्लस गेलेशन, यानी गिलेयर से बना हुआ है। तो री का मतलब अगेन, गिलेयर का मतलब फ्रीज हो जाना। तो जैसे आपने किसी आइस क्यूब को लेना है और उस आइस क्यूब को आपने प्रेस कर देना, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे वो फ्रीज हो जाए, वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे उसको हटाओगे वो वापस रिफ्रीज हो जाएगा। प्रेशर हटते ही वापस वो दूर चले गए, वापस आइस स्टेट में आ गए। तो जैसे ही दबाया वाटर, हटाया रिफ्रिज। इस फिनोमेना को रेगुलेशन कहते हैं। इसके ऊपर मैजिशियंस बहुत अच्छे से काम करते हैं कि आइस क्यूब लिया और एक धागा लिया और प्रेशर से उस धागे से आइस क्यूब के बीच से क्रॉस किया। तो जैसे जैसे धागे से प्रेशर आएगा आइस मेल्ट होता चला जाएगा, धागा नीचे शिफ्ट होगा, और जैसे ही वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाली लेयर से प्रेशर हटा, वो वापस रिफ्रिज हो गई। ऐसे करते करते पूरा धागा क्रॉस कर जाएगा और आइस क्यूब ब्रेक भी नहीं हुआ। एक काइंड ऑफ मैजिक था। और इसका एक और फिनोमेना है, जब स्केटिंग आपने देखी होगी, आइस स्केटिंग लोग करते हैं, तो आइस स्केटिंग में यही होता है। जैसे ही बंदा खड़ा है, अंदर प्रेशर की वजह से आइस मेल्ट हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स बॉल बेयरिंग जैसा काम करते हैं, बंदा फिसला, वापस वो आइस बन गई। तो ये फिनोमेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रेशर की वजह से होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आप आइस को लो तो आप देखोगे वो फटाफट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही छोड़ें फिर वापस वो रिफ्रीज हो जाता है। खैर, मेरा यहाँ पॉइंट था प्रेशर देने से। जैसे ही आप आइस के ऊपर प्रेशर देते हो आपके हाथ गीले हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी ठंडा हो, प्रेशर दिया तो वो मेल्ट हो गया। तो ये आपने सीखा। दोनों ही ग्रुप के बारे में दोनों आइडियाज़ आपको होने चाहिए। अब जरा बॉइलिंग की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि बॉइलिंग का मतलब क्या है। अगर आपने प्रेशर दिया है और प्रेशर आप और बढ़ा दो, तो जैसे ही आप बढ़ाओगे वाटर से वेपर में चेंज क्या आता है। वेपर का मतलब पार्टिकल दूर दूर जाना। आपने प्रेशर दे करके दबा दिया तो वो 100 पे वेपर में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा रखा है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें तो बॉइलिंग भी इंक्रीज होता है अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो, और प्रेशर घटा दो तो पार्टिकल फटाफट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को बॉइल करते हैं, अगर आप प्रेशर घटा दें 1 atm से कम कर दें तो आप देखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस में ही वो एक वेपर बन गए। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, अब क्या हुआ, अब पार्टिकल हो गया दूर, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं। अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो वो पार्टिकल फटाफट एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इवन 70, 60, 50, 40, 30 डिग्री सेल्सियस में भी वेपराइजेशन हो सकती है
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल डिक्रीज होता चला जाए तो, और बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है तो वो तो फटाफट 0 डिग्री के करीब आके भी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ये शानदार इम्पैक्ट है प्रेशर का। माउंटेन्स में आपने सुना हुआ है वहाँ कुकिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुकिंग में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही गर्म किया जो भी वो वाटर था वो वेपर बन गया, गायब हो गया। तो क्यों? क्योंकि माउंटेन्स का प्रेशर कम है। तो अगर वहाँ का प्रेशर कम होगा तो जो सराउंडिंग से एक अंदर की तरफ एक्सटर्नल प्रेशर उनको एक दूसरे के साथ टाई करा रहा था वो ख़त्म हो गया। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत हीट दोगे, पार्टिकल जो उसमें वाटर पार्टिकल होंगे वो वेपर बन के गायब हो जाएंगे और आप वाटर में मिक्सअप होके जिनको पकना था फूड आइटम्स वो पकेंगे नहीं। तो इसीलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी देखा होगा प्रेशर कुकर से जल्दी खाना बनता है। वजह क्या है कि प्रेशर कुकर में स्टीम बाहर जा नहीं पा रहा है, वो स्टीम वहीं कलेक्ट हो रहा है, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रही है। तो जो भी आप हीट दे रहे हो वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो हीट वहीं का वहीं कंटेन्ड है और वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उसको पका दे रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, यानी बॉइलिंग के ऊपर और मेल्टिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है आपने इसको समझ लिया। अब इससे जुड़ा हुआ एक खूबसूरत ग्राफ है जिसको ट्रिपल पॉइंट ग्राफ कहते हैं कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर के वेरियस चेंजेस करके हम अचीव कर सकते हैं तीनों ही स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट्स। उसका एक बड़ा खूबसूरत ग्राफ है, मैं उसको एक बार इलिस्ट्रेट कर देता हूँ इसको हटा के। आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर से जुड़ा हुआ एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा है। ये प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम है और ट्रिपल पॉइंट ग्राफ भी कहते हैं इसको। और इसमें अलग अलग प्रेशर के ऊपर अलग अलग स्टेट कैसे वेरी करती है उसका एक साथ समराइज कलेक्शन है ये, जिसमें इस वाले पॉइंट को आप ट्रिपल पॉइंट कहते हो। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहां वाटर की तीनों स्टेट पॉसिबल हो एक साथ। एक वाटर के लिए है, एक CO2 के लिए है। ये दोनों ही ग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में और आपकी गिवन मॉड्यूल में एक ग्राफ बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो आप ध्यान से यहाँ समझिए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मान लिया समवेयर अराउंड 1 ATM जिसकी हम नॉर्मली बात करते हैं, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस कहीं मान लीजिए यहाँ है तो आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ मान लिया यहाँ कहीं 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर समवेयर अराउंड यहाँ कहीं 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस में 1 ATM का प्रेशर मान लिया यहाँ कहीं है 1 ATM। तो अगर 100 क्रॉस होगा तो वेपर होगा और 100 से कम होगा तो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 से प्रेशर 1 ATM से घटाते अगर आप और जैसे जैसे प्रेशर घटाओगे वैसे वैसे ये कम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि प्रेशर है ही नहीं, पार्टिकल जो दबा रहे थे वाटर पार्टिकल्स को वो हट गया। अब जैसे ही थोड़ी एनर्जी देंगे वो चला जाएगा। घटाते आप क्या देखते हो, अगर आप प्रेशर बिल्कुल कम कर दो 0.006 तो 0.01 की बात कर रहा हूँ, इतने ही टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड भी पॉसिबल है। अगर थोड़ा सा भी इसी कम प्रेशर में कम टेम्परेचर करेंगे 0.01 से तो ये सॉलिड हो जाएगा और इवन कई बार 0.01 पे भी देखने को मिलता है। अगर आपने प्रेशर और ज़्यादा नेगेटिव में ले गए तो आप अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे, जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर है आपका, अगर और थोड़ा प्रेशर डाउन कर दिया तो ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कर्व है सब्लिमेशन कर्व, यहाँ से सॉलिड से डायरेक्टली ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कर्व है जिसको स्ट्रीमलाइन कर्व या वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं, ये कर्व है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर अलग अलग कन्वर्जन हो जाती है। इम्पैक्ट आपको पता है, यहाँ एक ऐसा पॉइंट भी पॉसिबल है जहाँ तीनों स्टेट पॉसिबल हों, चाहे वो CO2 के करें। CO2 में ये टेम्परेचर -56.6 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वक्त का प्रेशर है 5.11। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 है और ये इसका ग्राफ है। तो आपने ये समझा कि बॉइलिंग 100 डिग्री पे हो ज़रूरी नहीं है। बॉइलिंग डिपेंड करता है कि
प्रेशर कितना है, प्रेशर जैसे जैसे घटाएंगे बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। और प्रेशर के घटाने से क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स रिलीज हो गया, पार्टिकल जल्दी जल्दी सेपरेट हो जाएंगे और बड़े ही आराम से पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट ग्राफ आपको ध्यान रखना है। इसमें ये प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत लेआउट का आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या है। तो आपने आई होप इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर को बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंटायर इस लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले स्पेसिफिक हीट के बारे में, फिर लेटेंट हीट के बारे में, फिर चेंज ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, कन्वर्जन के बारे में अच्छे से जाना, और सबसे लास्ट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है, और ट्रिपल पॉइंट का फेज डायग्राम भी देखा हमने कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें समझ आ गई, मेरी जो कोशिश थी। अब बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर 3 में, जिसमें मैं आपको हीट के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिसमें तीनों मोड्स कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और ऑल 4 to 5 लॉज जितने भी उससे रिलेटेड हैं, 4 से 5 स्पेशल लॉज जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। थैंक यू।